आज सुनिए समकालीन हिंदी कथा जगत की प्रतिष्ठित लेखिका गीता पंडित की लिखी हुई कहानी ऐसे नहीं। गीता पंडित स्वतंत्र लेखन करती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी ऐसे नहीं, मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अनिल, सुनो ना। हाँ कहो। हमें कम से कम अब तो मॉम, डैड और नीशू अनिल की छोटी बहन है, से मिलने जाना चाहिए। 5 वर्ष हमारे विवाह को हो गए। शायद अब वे मान जाएं और हमारे प्रेम को समझ सकें। अनिल चुप रहा। मैंने फिर कहा, देखो हमारे 2 बच्चे भी हो गए हैं, इन्हें भी तो अपने ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ को जानना चाहिए। तो कब चलेंगे? अभी कह नहीं सकता, ऑफिस में बहुत काम है। तो कब? मैं जरा ऊंची आवाज़ में बोली, क्योंकि मैं समझ गई थी कि हमेशा की तरह इस बार भी अनिल टाल मटोल कर रहा है। उसने अपनी दृष्टि उठाकर मुझे देखा। शायद मेरे लहजे की तलखी वो पहचान गया था। अच्छा चलेंगे बाबा, नाराज़ क्यों होती हो? चिंता मत करो अप्पी, अर्थात अपेक्षा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। ये कहकर उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और चुंबन की बौछार लगा दी। हर बार यही होता है, मैं खो जाती उसके प्यार में, उसकी जादू भरी बातों में। मुझे तसल्ली मिल जाती है। लेकिन जब से मैं माँ बनी हूँ, मैं माँ की तरह सोचने लगी। मेरी बेचैनी बढ़ गई। मुझे पीड़ा होती कि अनिल की मॉम ने भी तो अनिल को ऐसे ही प्यार से पाला पोसा होगा जैसे मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। उन्होंने भी ऐसे ही सपने देखे होंगे जो हमने चकनाचूर कर दिए। मैं जानती थी कि सपनों का टूटना इंसान को तोड़ देता है। उन्हें कितना दुख होगा, कितना दर्द होगा जब उन्हें मालूम होगा कि अनिल ने विवाह भी कर लिया, उन्हें बिना बताए, और अब 2 बच्चे भी हैं। वो कैसे सह पाएंगी? मैं मन ही मन बारंबार उनसे माफ़ी मांगती हूँ। सच, माँ बनने के बाद ही लड़की औरत बनती है। आज मैं एक पूरी औरत थी और औरत की तरह सोच रही थी। मुझे एक अपराध बोध सा होने लगा। इतनी गंभीरता से मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। लेकिन आजकल कुछ था जो मुझे अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाटने लगा। असल में प्रेम विवाह था हमारा। मेरे परिवार ने हमारी पसंद पर मोहर लगा दी, लेकिन अनिल जानते थे कि वे हमारे विवाह के लिए कभी भी सहमत नहीं होंगे। इसलिए 3 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद उन्हें बिना बताए हमने विवाह कर लिया। एक ऐसा प्रेम विवाह जो अरेंज्ड मैरिज की तरह हुआ, जिसमें मेरा सारा परिवार, रिश्ते नाते वाले और दोस्त शामिल थे, लेकिन अनिल का परिवार शामिल ना हो सका। मैं जानती थी कि अनिल भीतर से खुश नहीं थे। खुश भी कैसे हो सकते थे? केवल अपने दोस्तों से घिरे वे खुश होने का प्रयास कर रहे थे। हमारे मित्र भी कॉमन थे, इसलिए हमारे एक मित्र के माता पिता ने अनिल की तरफ से सारी रस्में पूरी की, माता पिता की तरह ही। लेकिन वो दोनों उस कमी को पूरी नहीं कर सकते थे जो उस समय हम दोनों ही महसूस कर रहे थे। समय भागता रहा। हमारे 2 बच्चे भी हो गए, बेटी 3 साल की और बेटा 5 महीने का। लेकिन तुमने अपने घर पर अभी भी हमारे विवाह के विषय में कुछ नहीं बताया। जब भी घर वाले विवाह की बात करते, तुम हंसकर टाल जाते या चुप्पी साध लेते। मैं कई बार बहुत परेशान होती थी और जिद भी करती कि हमें वहाँ जाना चाहिए, लेकिन तुम हमेशा ही मना कर देते। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं था कि वे हमें स्वीकार कर लेंगे। इस बार मैंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, 1 हफ्ते की छुट्टियां लेकर हम कहीं किसी सैर सपाटे पे जाने की जगह केरला जाएंगे, जहां अनिल के मॉम डैड रहते हैं। अनिल को 2 महीने के लिए मलेशिया जाना था, इसलिए अनिल ने कहा, अप्पी, ट्रेनिंग के आने के तुरंत बाद इस बार मॉम डैड के पास ज़रूर चलेंगे, तैयारी करके रखना। मैं रोमांचित हो उठी। मेरा गला भर आया, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। अत्यधिक प्रसन्नता में यही होता है, आदमी मौन हो जाता है और सपने उसकी आंखों के दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अनिल को विदा करने गए। हाथ हिलाते हुए अनिल का मेरी दृष्टि दूर तक पीछा करती रही। प्लेन के टेक ऑफ होने से पहले उसने हम सबसे बारी बारी बात की। केरला जाने के नाम पर मैं बहुत खुश थी, लेकिन इसके बाद वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सूचना मिली कि प्लेन रडार की पहुंच से गायब हो गया है, पर कहाँ गया मालूम नहीं।
किसी ने किडनैप किया है या वो क्रैश हो गया, कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। ओह, स्तब्ध थी सुनकर। सन्नाटा जैसे श्वासों में समा गया। समय अपनी चाल भूल गया। शिथिल देह और शिथिल मन इसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? अनिल, कहाँ हो? ऐसे कैसे जा सकते हो? मैं पागलों की तरह हेल्पलाइन पर फ़ोन करती रही, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिला। बेचैनी से इंतज़ार करती रही कि कोई ये कह दे कि सब यात्री सुरक्षित हैं, प्लेन का पता मिल गया है, लेकिन कहीं से कोई सूचना नहीं थी। ये 3 कमरों का फ्लैट है। घर में भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन सभी के मुंह पर जैसे पट्टी बंधी हुई है। मैं अपने कमरे में उल्टी होकर पड़ी हूँ, रोना भरसक रोक रही हूँ, लेकिन आंसू हैं कि सैलाब बनकर उमड़ पड़े हैं। सिसकियों पर काबू पाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे दोनों बच्चे मेरे इधर उधर पीठ से सटे हुए हैं। ड्राइंग रूम में टीवी चल रहा है। सभी की आंखें और कान न्यूज़ पर लगे हैं। मन में आशा और सपने लिए सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लेन की कोई ना कोई अच्छी खबर अवश्य मिलेगी। टीवी की आवाज़ें यहाँ तक आ रही हैं। प्लेन के पिछले हिस्से में आग लगी थी। प्लेन समुद्र में डूब गया और जिसमें सवार पायलट सहित किसी भी यात्री के बचने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती, लेकिन तलाश जारी है। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखना चाहती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर चीख रही हूँ। मेरी आवाज़ मेरे अंदर घुटकर रह जाती है। मैं गठरी बनकर पड़ी हूँ। नेता लोग दुख प्रकट कर रहे हैं। अब कोई आवाज़ नहीं आ रही। शायद टीवी बंद कर दिया गया है। क्या करूँ समझ नहीं पा रही। किसी से भी बात करने का मन नहीं है। मैं अपने दोनों बच्चों को अपने से और सटा लेती हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। कुछ भी समझ पाने में असमर्थ दिखाई दे रही हूँ। मैं उन सूचनाओं पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा है अचानक से अनिल आ जाएगा और मुझसे कहेगा, अरे ऐसे क्यों पड़ी हो अप्पी, क्या हुआ है तुम्हें? और आगे बढ़कर मुझे अपनी बाहों में भर लेगा। क्या करूँ? अनिल की डेड बॉडी भी तो नहीं मिली। कहीं कोई ऐसे जाता है भला? मैं अब करूँ तो क्या करूँ? ये कैसी परीक्षा है? ये कैसी पीड़ा है? अभी तो हम खुलकर हंसे भी नहीं, ज़िंदगी खिलखिलाई भी नहीं कि द एंड हो गई। कैसे द एंड हो सकता है? मैं सोचे जा रही हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं है, इस भीड़ की भी नहीं जो घर के बाहर तक लगी है। केवल परवाह है तो अनिल की। उसे क्या हुआ होगा, कितनी पीड़ा में होगा, वो अब है भी या नहीं। ओह, सोचते हुए भी सारी देह में भूकंप सा प्रतीत हो रहा है। शायद कोई मुझसे बात करना चाहता है। मुझे सुनाई दे रहा है मम्मी किसी से कह रही हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और इस समय वो होश में भी नहीं है, इसलिए आपसे बात नहीं कर पा रही है। उसे आराम की सख्त ज़रूरत है, इसलिए हम सब यहाँ ड्राइंग रूम में बैठे हैं। आप भी यहीं बैठ जाइए। मैं और सिकुड़ जाती हूँ। मेरे साथ मेरे बच्चे भी सिकुड़ गए हैं। मैं अपनी श्वासों से कहती हूँ, मत आओ तुम मेरे पास, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। अगर आना ही है तो प्लीज़ मेरे अनिल को ले आओ। मुझे केवल अनिल चाहिए, उससे बहुत सारी बातें करनी है। मैं बहुत थकी हुई हूँ। मुझे उसकी बाह के तकिए पर विश्राम करना है। अनजाने में मैं इधर उधर हाथ से ढूंढने लगती हूँ। अचानक मेरी बेटी मेरा हाथ पकड़कर कहती है, मम्मा भूख लगी है। मम्मा उठो ना, भूख लगी है। भैया भी भूखा है, उसे भी दूध पिलाओ ना। मेरी धमनियों में जैसे हरकत सी होती है, रक्त का प्रवाह होने लगता है। मैं उठना चाहती हूँ लेकिन उठ नहीं पा रही। मैं कहना चाहती हूँ, मेरी बच्ची, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ और भैया को भी दूध की बोतल। लेकिन मेरी देह जैसे अकड़ गई है, वो उठने से इनकार कर देती है। मैं बेबसी में अंदर ही अंदर ज़ोर ज़ोर से रोती हूँ। मेरी कमर से चिपटा मेरा बेटा भी रोने लगता है। उसका रोना बढ़ता जा रहा है। धीमे धीमे मैं अवचेतना से चेतना की तरफ लौट रही हूँ। अब बेटे ने और भी ज़ोर से रोना शुरू कर दिया है। तभी मेरी मम्मी मुझे सहारा देकर उठाती हैं, मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरती हैं और दूध की बोतल मेरे हाथ में देकर मेरी गोदी में रोते हुए मेरे बेटे को लिटा देती हैं। मैं फटी फटी आंखों से माँ को देखती हूँ, फिर बेटे को देखती हूँ और उसके मुंह से बोतल लगा देती हूँ। मेरी बेटी मुझे अजनबी सी आंखों से देख रही है। वो भूखी है और मैं अभी तक उसे खाने के लिए कुछ नहीं लाई हूँ। उसके मांगने से पहले उसकी पसंद की चीज़ें उसे मिल जाती थीं, लेकिन आज जैसे सब कुछ बदल गया है।
उसकी प्रश्न बनी आंखें मुझे देख रही हैं। तभी मम्मी बिस्किट और दूध लेकर आती हैं और वो बिना मन के उन्हें खाने लगती है। उसे ये बिस्किट पसंद नहीं है लेकिन खा रही है। जाने क्यों, जाने कैसे, ये क्यों और कैसे हमारे जीवन में अचानक कहाँ से आ गए। दूध पीते पीते बेटा सो गया। मम्मी ने उसे उठाकर मेरे ही पास सुला दिया। मैं जड़वत बैठी हुई हूँ। माँ बेबस आंखों से मुझे देख रही हैं। फिर वो धीरे से उठकर मुझे फिर से लेटा देती हैं। मैं लेट जाती हूँ। मुझे होश नहीं है। बिटिया फिर मेरे पास आकर लेट गई। वो समझ नहीं पा रही है कि मम्मी को हुआ क्या है। वो धीमे से मुझसे पूछती है, मम्मा आपको क्या हुआ है? आपको बुखार है? मैं सर दबा दूँ? पापा को बुलवा लो ना, वो डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे, आप अच्छी हो जाओगी। मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगते हैं। उस नन्ही सी जान को कैसे बताऊं कि पापा अब हम सबकी आवाज़ भी नहीं सुन सकते, अब वो कभी आएंगे ये भी नहीं पता। फिर कभी हमें डॉक्टर क्या लेकर भी जाएंगे या नहीं, क्या कहूँ। वो फिर बोलती है, मम्मा हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इतने सारे अंकल आंटी क्यों आए हैं? मैं चुप हूँ, सुनकर भी अनसुना कर रही हूँ, चाह कर भी जवाब नहीं दे पाती। मेरे दोनों होंठ एक दूसरे से चिपक गए हैं और शब्द अंदर कोहराम मचाए हुए हैं। अब शायद सब लोग चले गए हैं। मैं आंखें बंद करके लेट जाती हूँ। मुझे एहसास होता है कि मम्मी मेरे बालों में उंगलियां फिरा रही हैं, वैसे ही जैसे मेरे विवाह से पहले फिराती थी। मेरा मन कर रहा है कि मैं एक छोटी सी बच्ची बनकर उनकी गोदी में सिमट जाऊं और खूब ज़ोर से चिल्लाऊं। एक ज़िद्दी लड़की बन जाऊं पहले की तरह और कहूं कि मुझे बस अनिल चाहिए, कहीं से भी लाकर दो माँ, बस ला दो। लेकिन नहीं कह पाती। वे अपने पास मुझे सहारा देकर बिठा देती हैं। पापा भी आकर पास बैठ जाते हैं और असहाय बेबस से अपनी उंगलियां चटका रहे हैं। मैं समझ जाती हूँ कि वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। बेटा तुम हमारे साथ चल रही हो, हम सब परसों सुबह ही घर से निकल जाएंगे। हमने हवाई जहाज़ में सीट्स बुक करवा दी हैं, यहाँ रहने का कोई कारण नहीं है। मैं अर्ध विक्षिप्त सी पड़ी हूँ। उनके शब्द सुनकर जैसे होश में आती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर अनिल ना होते हुए भी यहाँ हैं। घर के हर कोने में एक वही तो है। फिर मेरे घर, अनिल, मेरे बच्चे, मेरा जॉब, अनिल के माता पिता। ओह, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं मम्मी के साथ कैसे जा सकती हूँ? अनिल नहीं है तो क्या अनिल के माता पिता मेरे कुछ नहीं लगते? वे इस समय किस पीड़ा से गुजर रहे होंगे मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मुझे हर हालत में इस पीड़ा में उनके साथ होना होगा, चाहे कैसे भी। अब वे मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं सोच रही हूँ, सोचती जा रही हूँ, सोचते सोचते बुदबुदाने लगती हूँ। मुझे अनिल के घर जाना है मम्मी। मम्मी चौंक कर कहती हैं, मगर वे तो तुम्हें जानते तक नहीं, तुम कैसे जाओगी? हाँ वही सोच रही हूँ, जाना तो निश्चित है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, फिर भी मैं अपने दिमाग पर जोर देती हूँ और प्लानिंग करने लगती हूँ। क्या करूँ, कैसे जाऊँ? जाना तो निश्चित है। अनिल की छोटी बहन निशु के पास हमारी तस्वीरें हैं, मेल से भेजी थी अनिल ने, वो सब जानती है। वो हमारे विवाह के सच से परिचित है। उससे अनिल बराबर बात करता रहता था। अनिल ही क्या, हम सब ने की है और हमारी अभी हाल ही की तस्वीर भी उसके पास है। मलेशिया जाने से पहले अनिल ने मेल की थी। मेरा मन कहता है सब ठीक हो जाएगा। निशु से बात करनी होगी। कल सुबह निशु को फ़ोन करूँगी। रात अजनबी की तरह घर में दाखिल हुई और अजनबी की तरह ही जागती रही। इतनी काली अंधियारी रात उसके जीवन में कभी नहीं आई। उसकी रातें तो प्रेम की खुशबू से महकती हुई हुआ करती थीं। जूही चंपा उससे बात करती थीं। गंधाए सपने उसका दिन भी गंधा देते थे। फिर अचानक ये अमावस कहाँ से गहरा गई वो समझ नहीं पा रही थी। सारी रात मॉम उसके ऊपर अपनी बाहें रखे लेटी रहीं और वो अपनी बेटी पर। नींद तो किसी की भी आंख में नहीं थी, लेकिन शब्द भी समय ने चुरा लिए। सारे घर में निस्तब्धता छाई हुई थी, जबकि मम्मा से करने के लिए उसके पास कितनी बातें होती थीं। बातूनी नाम रख दिया था पापा ने, मगर आज एक एक शब्द दुबक कर बैठ गया है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात की जाए, कैसे इस बिगड़ी को बनाया जाए। सुबह के 5 बज चुके थे। मॉम किचन में चाय बनाने चली गईं। तभी डोरबेल की आवाज़ ने सबको चौंका दिया।
5 बजे हैं, इतनी सुबह सवेरे कौन हो सकता है? कहीं अनिल तो नहीं? ये सोचते लाश बनाई देह में जाने कहाँ से शक्ति आ गई। अनु ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते उसका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें झपकना भूल गईं। अनिल के माता पिता और नीशू को देखकर वो हतप्रभ हो गई। तभी अनिल की मम्मी ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया और फपक फपक कर रोने लगी। अनु भी बच्चों की तरह उनकी बाहों में समा गई। जाने कितनी देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे से लिपटी रहीं, बिना बोली अपनी व्यथा बांटती रहीं, जाने कब तक। दोनों के आंसुओं ने आपस में बात करके सारे गिले शिकवे मिटा दिए। ये माँ और बेटी का मिलन था, जिसे सुबह ने देखा और सजदे में खड़ी हो गई। जो अनिल के जीवित रहते ना हो पाया, वो इस दुर्घटना के उपरांत हो गया। अब सब साथ रह रहे हैं। बेटे को तुम्हारी तरह ही बनना है। वो तुम्हारी तरह हंसता और बोलता है। तुम्हारी छवि मैं उसमें देख रही हूँ, लेकिन मैं अभी भी वहीं तुम्हारे पास हूँ। ऐसा क्यों होता है कि न चाहते हुए भी हम वही सब याद करते हैं जहाँ केवल दर्द है, पीड़ा है, आंसू हैं और बेचैनी है। मैं भी पहुँचती हूँ बार बार वहीं, जो मुझे जकड़ लेता है अपनी कैद में। कान जैसे वही प्रतिध्वनियाँ सुनने के लिए बने हैं, वही सब सुनना चाहते हैं और अभी भी वही सुन रहे हैं। सच तो ये है कि अभी भी कांपती है मेरी देह। मैं क्षण भर के लिए भी भूल नहीं पाती वो घटना। अब दिन लंबे, उबाऊ और उदास हो गए हैं। समय ठहर गया है। अपना राग भूलकर रात चुपचाप घुटने सिकोड़ कर पड़ी रहती है। दिन गुमसुम सा गुनगुनाना भूल गया है। मौसम भी अपनी चाल नहीं चलता। काश हनुमत थप्पा की तरह कोई चमत्कार हो जाए, जो 14 दिन बर्फ़ के नीचे दबकर भी जीवित निकल आया। काश वो अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेती, जैसे कह रही हो, ऐसे नहीं जाना अनिल, तुम्हें लौट कर आना है मेरे लिए। देखो कब से मैं सोई नहीं हूँ, मुझे सोना है तुम्हारी बाह पर। आ जाओ प्लीज़, आ जाओ। अनु प्रार्थना कर रही है कि अनिल आ जाए तो लौट आएगी फिर से वही खिलखिलाहट, सारी सृष्टि के साथ उसकी देह में, मन में, शिराओं में और प्राणों में भी, जहाँ अब केवल अनकही चुप्पी है, अबोली तन्हाई है और वो है भी या नहीं, जाने कहाँ खोई हुई, जाने क्यों उन अनजान लम्हों की प्रतीक्षा में जिन्हें कभी आना भी है या नहीं। लेकिन इंतज़ार जीवन का सबसे खूबसूरत नाम है, जहाँ बेचैनी है, तड़प है, पीड़ा है, उत्सुकता है, मिलने की चाह है, बिछोह है। रेशमा की आवाज़ गूंज रही है। मिलने वाले ने लिख डाले मिलन के साथ बिछोहे, लंबी जुदाई। अभी आप सुन रहे थे गीता जी की लिखी हुई कहानी ऐसे नहीं। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ और बेहतरीन कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।